नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में इलेक्शंस हो गए और आपको पता ही है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए और बीएनपी उस इलेक्शन में जीत के बाहर आई और तारिक रहमान जो है वो अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मतलब बांग्लादेश में पूरा ये बाइपोलर इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बीएनपी और दूसरी तरफ बाइपोलर कह सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन बाइपोलर ही बाय एंड लार्ज बाइपोलर ही हो गया। वो एक तरफ तारिक रहमान, दूसरी तरफ जमात इस्लामी का एक कड़ी टक्कर थी। हालांकि जमात इस्लामी से इतनी उम्मीदें थीं, जितना लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, जितना वो लोग भाषण दे रहे थे, उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दिखी। हाँ, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट सीटों पर वो ज़रूर जीत गए हैं लेकिन वो ओवरऑल बांग्लादेश में जमात इस्लामी नहीं जीत पाया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, वो बांग्लादेश के डीएनए में है कि जमाती इस्लामी से नॉर्मल बांग्लादेशी जो सिटीजन्स है वो थोड़ा सा पीछे हटता है, वो थोड़ा सा दूर भागता है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर्स, पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट के साथ ये लोग अलाइन करते हैं और बांग्लादेश में फिर से वो इंटरवेंशन पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बांग्लादेशी सिटीजन्स उस चीज़ से दूर भागते हैं। उनको वो सेकंड क्लास मुस्लिम सिटीजन्स का वो दर्जा जो दिया गया था वो याद है। लेकिन ये इलेक्शन जो बांग्लादेश का था, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन के साथ साथ इसमें रेफरेंडम भी हुआ। रेफरेंडम हुआ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बांग्लादेशी येस बोलते हैं, क्या बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कोई ऐसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं है, बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स हैं जहां पर पूरा लेजिस्लेचर को चेंज करना, पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को चेंज करना, डिप्टी स्पीकर बनाना, मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहां पर प्रपोज किए गए थे जुलाई चार्टर के अंतर्गत। तो उसके ऊपर भी वोटिंग होनी थी कि क्या बांग्लादेशी इसके लिए यस बोलते हैं, क्या वो इसके लिए तैयार हैं। और बांग्लादेशी ने जैसा उम्मीद था यस बोला, क्योंकि इलेक्शन से ज़्यादा ही बड़ी बात, ज़्यादा बड़ी डिबेट ये थी कि क्या रेफरेंडम के लिए बांग्लादेश रेडी है। तो बांग्लादेशी ने उस चीज़ को समझा और यस बोला, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बांग्लादेश। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए गए थे वो इसीलिए किए गए थे कि भाई अब कोई भी गवर्नमेंट बने बांग्लादेश के अंदर वो बहुत ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, क्योंकि इल्ज़ाम हमेशा लगते हैं, चाहे खालिदा जिया की बीएनपी की सरकार हो, चाहे उसके पहले ज़ियाउर रहमान जब रहे, खालिदा जिया रहीं, शेख हसीना रहीं, सबके ऊपर ये इल्ज़ाम रहता है कि ये लोग बहुत ऑटोक्रेटिक, विद टाइम बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो गए और बहुत सारे डिसीजंस इन लोगों ने ऐसे लिए। तो फाइनली अब बांग्लादेश ने यस कह दिया है और इसका मतलब है कि बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होगा, ये जुलाई चार्टर क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी में अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आप इस प्रिपरेशन को पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम को 6 बजे बल्कि मेरा सेशन भी होने वाला है इंडियन पॉलिटी का। ऑलरेडी मेरी सीरीज शुरू हो चुकी है, चल रही है वहाँ पर इंडियन पॉलिटी का। शाम को 6 बजे आज मेरा सेशन होने वाला है जहाँ पर हम बहुत ही शानदार डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के एक बहुत अच्छे टॉपिक से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के ऊपर। पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, फेडरेशन को समझेंगे, यूनियन को समझेंगे, भारत का फेडरेशन और यूएस के फेडरेशन में क्या अंतर है। एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल करके बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर भी हैं, अगर आप अभी यूपीएससी प्रिपरेशन करने की सोच भी रहे हैं तो भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका आपको सेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और बीएनपी ने उस इलेक्शंस में जीत लिया। देखिए, ये बाइपोलर इलेक्शन हमेशा से बांग्लादेश में चलता आया था। एक तरफ अवामी लीग हुआ करती थी, दूसरी तरफ बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। इसके अलावा कोई बहुत पार्टी थी, जमात के ऊपर बैन लगा हुआ था और कोई बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी वहाँ पर थी नहीं। तो बाइपोलर इलेक्शंस थे। अभी जब इलेक्शन हुए तो उससे उम्मीदें थी लोगों को। लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो प्रोटेस्ट से निकली हुई पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, मुझे भी बड़ा भाषण इन सबों का देख के और जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही थी, मैं भी उसमें गच्चा खा गया था। मुझे भी लग रहा था कि शायद ये अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लेकिन वो कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो बाइपोलर ही था मेजरली इलेक्शन। एक तरफ बीएनपी थी, बस अवामी लीग क्योंकि नहीं लड़ रही थी चुनाव, तो इस बार जमात इस्लामी थी क्योंकि उनके ऊपर से बैन हट गया था, काडर बहुत स्ट्रांग था। तो इसमें बीएनपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 210 सीटें बीएनपी ने इसमें जीत ली हैं। जमात इस्लामी के पास 70 सीटें हैं, सारी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट सीट हैं, जिसमें आप देखोगे कि वो जितनी भी सीटें उन्होंने जीती हैं। बाकी यहाँ पर जो तारिक रहमान है, उनका प्राइम मिनिस्टर बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी बांग्लादेश के लिए। एक तो बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात ये थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो सरकार चलाने का, जिसको सही तरीके से, जिसने बाहर की भी सरकारें देखी हों, दूसरे देशों की भी सरकारें देखी हों, तो वो तारिक रहमान थे। उनको आइडिया था काफ़ी सरकार चलाने का, तो इसलिए उम्मीद थी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक ठीक ये मामला रहेगा।
अब तारिक रहमान को बहुत सारे नामों से ही पुकारा गया, स्टेज वहीं पर सेट हो गया था, उनको डार्क प्रिंस भी कहा जाता था, उनको मतलब द प्रिंस इन एग्जाइल भी कहा जाता था। और जब वो उनका वेलकम हुआ बांग्लादेश में, वहीं से स्टेज सेट हो गया कि भाई हो सकता है कि जीत जाए, बीएनपी का काडर बहुत स्ट्रांग है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो मे बी तारिक रहमान कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और वही हुआ, जितनी भीड़ उमड़ी थी वो भीड़ सच में वोट में तब्दील भी हुई और वो फाइनली 210 सीटें उनके चेहरे पर वो लोग जीत करके आए। हालांकि अकेले नहीं, बहुत सारी लोग पीछे उनके काम कर रहे थे, लेकिन 210 सीट बने। अब वो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के बनने जा रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश में मेल प्राइम मिनिस्टर पिछले 35 साल में पहली बार हुआ है कि जो बनेगा, क्योंकि इसके पहले शेख हसीना जी थी, उसके पहले खालिदा जिया थी। और इसीलिए कहते हैं ना कि बांग्लादेश में एक बहुत फेमस कोट का द फाइट ऑफ द बेगम्स, मतलब वो एक तरफ खालिदा जिया, दूसरी तरफ शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा जिया, इनके बीच का आपस का सामना रहता था और दोनों में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता था। यही चल रहा था बांग्लादेश में हमेशा। तो अब फाइनली एक मेल प्राइम मिनिस्टर 35 साल बाद बना है। इतना बड़ा चेंज बांग्लादेश के लिए, मतलब उस दौर में जब बहुत सारे देश विमेन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तब बांग्लादेश में मतलब विमेन प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो मतलब ये वाला ही बात थी। हालांकि भारत में भी विमेन प्राइम मिनिस्टर हमारी आ गई थी, इंदिरा गांधी जी। तो खैर बांग्लादेश में वो उस चीज़ के लिए बहुत माना जाता है। अब फाइनली 35 साल बाद एक मेल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बन रहा है, इसलिए बांग्लादेश भी इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से इस इलेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि जो जुलाई नेशनल चार्टर कहा जा रहा है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जुलाई नेशनल चार्टर जिसके लिए रेफरेंडम हुआ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और कुछ नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतने बड़े लेवल पे था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कहा गया और एक सवाल पूछा गया कि भाई क्या आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते हैं, बांग्लादेशियों से पूछा गया। बांग्लादेशी ने उसके लिए बिल्कुल येस कहा कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इससे होगा क्या कि जब बांग्लादेशी ने उसके ऊपर येस, लगभग 60% वोटर टर्नआउट था और उन 60% में से अगर देखा जाए तो उनमें से 68 से 70% लोगों ने इसके लिए येस कह दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अपने देश में चाहते हैं। इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसको एक लीगल बैकिंग मिल गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जो येस कहा गया है, तो अब जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल में बदल दिया जाएगा। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फेक प्रॉमिस है कि भाई प्रॉमिस कर दिया और फिर हम निकल गए, अब बाद में सब चल रहा है कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे। वो वाली स्थिति नहीं होगी यहाँ पर उसके लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड रखा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ 180 दिनों में ही हो जाने चाहिए। जैसे ही पार्लियामेंट कन्वीन होती है उसके 180 दिन में आपको ये चेंजेस करने होंगे। अब ये बात देखिए, बार बार ये बात कही जाती है कि मतलब इस पीरियड को लंबा खींच के, इसलिए इसको पीरियड को लिमिट कर दिया गया ताकि इसको ट्विक ना किया जा सके, ताकि इसके पॉइंटर्स को गायब ना किया जा सके, सबके दिमाग में हो कि उन्होंने किस चीज़ के लिए वोट किया, इसलिए इसको 180 दिन के लिए ऊपर ला करके उन्होंने सीमित कर दिया है। अब इससे क्या क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहला चेंज, जो सबसे ज़रूरी चेंज बांग्लादेशीज मान रहे हैं कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके जो ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसके रूल के, उसको लिमिट कर दें, उसको 10 साल का लिमिटेशन उस पर लगा दिया जाए कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा 10 साल से ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर सेम पर्सन नहीं रह सकता है। जैसे शेख हसीना थी 15 साल के लिए थी, फिर उसके बाद खालिदा जिया आई, वो भी 3 टर्म रहीं, लगभग जोड़ जाड़ के उनका भी 9-10 साल हो ही रहा था, उससे ज़्यादा ही हो रहा था बल्कि, तो वो भी रही इतने सालों तक। तो इतने सालों तक जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो बांग्लादेशी इसका मानना है कि भाई ये लोग ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो किया जा रहा है। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि ये टर्म वाइज नहीं किया गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई 3 टर्म बन गया तो वो प्राइम मिनिस्टर 3 टर्म नहीं बन सकते हो आप, ऐसा नहीं है। वो साल, ईयर वाइज गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए तारिक रहमान अभी जीत गए इलेक्शन और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और 3 साल उनकी सरकार चली और गिर गई सरकार, तो वो 3 साल ही काउंट होगा, वो एक टर्म काउंट नहीं होगा। 3 साल, फिर वो बाकी के बचे 7 साल और प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, चाहे उसके लिए वो 2 टर्म बनना पड़े उनको, तो वो बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से काउंट किया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का, वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश में जनरली देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं और पार्टी के हेड भी बन जाते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक रिजीम की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो सारे फैसले अपने पार्टी के पक्ष में ही ले रहे हैं या अपने पार्टी वर्कर्स के पक्ष में ले रहे हैं, तो उधर से वो थोड़ी सी रिजीम जो है वो उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा चेंज इन्होंने कर दिया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। अभी तक बांग्लादेश यूनी कैमरल लेजिस्लेचर था, अब उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाने का प्रावधान है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करके उसको इंडिया का सिस्टम है कि एक लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 हाउसेस हैं, वैसे ही वहाँ पर भी 2 हाउसेस बनाए जाएँ। वहाँ पर भी एक अपर हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, वैसे वहाँ पर भी एक अपर हाउस बनाया जाए जिसमें 100 सीटें हों, और 100 सीटें जिसमें हों, ये जो अपर हाउस हो वो वही वोटिंग पार्टी शेयर सिस्टम पर बनाया जाए। और इसको जो है
मतलब जितने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हों वो दोनों हाउसेस में जाएं ताकि सिस्टम लेस सेंट्रलाइज किया जा सके। तो ये बहुत अच्छा चेंज है जो वहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा चेंज वहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा अब वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, मतलब वो लोकसभा, मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों में है तो वैसे वहाँ पर भी दोनों हाउसेस में डिस्कस होगा। और अपोजिशन की पावर को भी और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया, यहाँ पर अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। सबसे पहले क्या होता था कि भाई एक बार बांग्लादेश में कोई चुनाव जीत गया तो उसके हाथ में सब कुछ आ जाता था, सब कुछ A to Z विनर टेक्स ऑल वाला सिस्टम वहाँ पर था। अब कहा गया कि नहीं, जो अपोजिशन पार्टी है डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होगा, जो कमिटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन जो होंगे वो अपोजिशन से उठाए जाएंगे और इससे पार्लियामेंट को और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कोशिश है। प्लस इसके साथ जितनी भी कमीशंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, एंटी करप्शन कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, इसको और इंडिपेंडेंट बनाने की सोच है, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश यहाँ पर इस रिफॉर्म में की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनुस की फ़ोटो लगी है बगल में तो आप समझ ही गए होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले आया जाएगा। यानी कि जब बांग्लादेश में नेक्स्ट इलेक्शंस होने होंगे ना, टर्म खत्म होने के बाद, तो जो सरकार होगी उस समय पर वो 90 दिन, इलेक्शन से 90 दिन पहले बर्खास्त हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और जितना इलेक्शन होगा वो उस केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, वो करवाएगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बांग्लादेश में हो सकें। इसलिए ऐसा किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जुलाई फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है यहाँ पर। जुलाई फाइटर्स उन लोग कहा जाता है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया जुलाई में, जिसके बाद शेख हसीना को हटना पड़ा, बहुत आगजनी हुई, बहुत मारम मतलब दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर, बहुत लोग मरे। वो जो जुलाई फाइटर्स, जिनको सो कॉल्ड जो जुलाई फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ कोई मतलब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, ये प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की जाएगी। प्लस वुमेन रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में और बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें मौजूद है। तो ये सारे चेंजेस थे, इसी को हमने जुलाई चार्टर के रूप में देखा है। इसके रेफरेंडम के लिए बांग्लादेशीज ने येस बोल दिया। इसमें से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। होप सो बांग्लादेश की सिचुएशन ठीक हो सके, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ठीक हो सके। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, आज शाम को 6 बजे हमारा सेशन है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। लाइव आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो ज़रूर से जुड़िएगा शाम को 6 बजे यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।